ये और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अफगानिस्तान की सिचुएशन, अमेरिका और पाकिस्तान और इसके साथ साथ इंडिया, इन सब जगहों पर इतना कुछ चल रहा है और इतनी खबरें लगातार आ रही हैं कि ये तलाश करने में या ये कि मुंतखब करने में मुश्किल हो जाती है कि कौन सा टॉपिक लें और किस पे बात करें। लेकिन हम कोशिश करेंगे आज के इन तमाम पहलुओं पर बात कर सकें। खास तौर पर आपको ये बताती चलूं कि अमेरिका से लिंडसे ग्रैहम, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, और इसके बोरिस जॉनसन यूके से, उन्होंने कुछ बयानात दिए और जिसमें कहा गया कि अमेरिका को वापस अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। फिर अगर हम पंजशेर की बात करें अफगानिस्तान में, तो वहां पर पाकिस्तान के डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद भी गए हुए थे और बहुत सी जो है वो बातें उसमें सामने आई, जिसमें कि ये बता दिया गया कि हाँ, उनकी मुलाकात हुई है तर्जुमान जो है तालिबान के। और इसके अलावा ये भी कि जो भारत की तरफ से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका की बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी है, रिनाउंड पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका, मिस्टर साजिद तारर इज जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू आलिया, थैंक यू। एंड मैं इस पे कोशिश करूंगा पहले दो डिफरेंट एंगल एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि अमेरिका आज कहाँ खड़ा है, अमेरिका क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले मैं 10 पॉइंट में खासकर अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि एज ए पाकिस्तानी अभी हम कहाँ खड़े हैं। मैं थोड़ा सा इस पे, बल्कि इतनी ज्यादा खबर खैर कभी भी पुरानी नहीं होती, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि अब तक जब से तालिबान ने किया है तो पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 2 फौजी जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट जो हो चुकी है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक है, वो टीटीपी का जो उन्होंने क्लेम किया है कि वो उन्होंने 32 हमले अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक 32 हमले कर चुके हैं और उन्होंने 25 लोगों को मारने की भी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बल्कि इसमें जो आपने फरमाया आलिया कि हमारे तालिबान की क्यादत ने इंटरव्यू भी एक दिया है और उन्होंने एडमिट किया है कि वहां पे मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में डिस्कशन क्या थी, वो भी टीटीपी के हवाले से, जो पाकिस्तान के जो खदशात हैं, जो उनके इसी के हवाले से उनकी भी स्टेटमेंट थी। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि तालिबान की तरफ से अभी किसी भी टीटीपी के हमले की मजम्मत नहीं आई। एक तो ये पॉइंट में एक बड़ा काबिल फिक्र है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि टीटीपी के जो क्यादत है और उन्होंने तालिबान की जो क्यादत है उनके ऊपर बैत की भी है उन्होंने, और उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की उन्होंने। उसके बाद मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा कि तालिबान के इंडिया के साथ रवाबत, मैं ये बल्कि मेरे लिए बहुत तशवीशनाक था कि तालिबान ने जिस दिन अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू की, उसकी पहली मुलाकात उन्होंने इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल के साथ कतर में की। और उसमें एक और तशवीशनाक बात थी कि द मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान। अब एक और बात आप यहां पे अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि इंडिया की एम्बेसी खुली है काबुल में। वहां पे जो अफगानी उनका अमला है वो पेरोल पर है, तनख्वाहें ले रहा है, वहां पे उनका इंडियन एम्प्लॉय नहीं कोई भी, लेकिन काबुल में इंडियन एम्बेसी खुली है अभी भी। उसके बाद ये मैं बताना चाहूंगा कि शेख साहब ने अगले दिन खुद इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट कर चुके हैं कि महाजरीन की शक्ल में अलकायदा के लोग और टीटीपी के लोग जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। ये एक तशवीशनाक चीज थी। उसके बाद जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, जो बिलखसूस पंजशेर के हवाले से उन्होंने मुसलसल मुहाज खोल रखा है कि वहां पे पाकिस्तान के त्यारे जो है वो बम्बारमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे हैं। अब ये जिस तरह आपने पहले फरमाया कि इस खबरें तो बहुत आ रही हैं, अब उस पर बल्कि ये भी है कि कई खबरें हो सकता है सच ना हो, लेकिन उसमें मेरे लिए एक चीज ये है कि अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर रखी है तो पाकिस्तान की कैंपेन कहां है, पाकिस्तान उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा, ये एक तशवीशनाक चीज है। और मैं सबसे बड़ी जो मुझे आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, वो ये है कि देखें अमेरिका इंडिया तो एक पेज पर है, वो तो बिल्कुल उनके जो मुफादात हैं वो भी इकट्ठे हैं, वो इंडो पैसिफिक में भी इकट्ठे हैं, लेकिन एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है। वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाके स्पीच दी, वो रशिया के साथ अपने मरासम आगे लेके जाने के चक्कर में फिर रहे हैं और उसमें काफी हद तक वो कामयाब हैं। अब इस वक्त यहां पे अगर सोचा जाए, मेरी मुझे जो नजर आ रहा है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ
अमेरिका, इंडिया और रशिया। तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो अमेरिका, पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बाइडेन साहब आपके साथ राब्ता भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे है। और जब अमेरिका एक साइड पे होगा तो यूरोपियन एलाइज भी उनके साथ होंगे, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस उनके साथ होगा। तो ये जो अगर सिनेरियो बन रहा है तो ये बड़ा तशवीशनाक है। इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि वो स्टेप अप करें और वहां के हमारे बिलखसूस कुरैशी साहब और वजीर आजम साहब को अब चाहिए कि अपने रवाबत बढ़ाएं। अगर इंडिया ने कोशिश करके, मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फेयर में उन्होंने स्पीच दी है, ही वेंट देयर एज अ पार्टनर, ही डिड नॉट गो देयर एज अ पार्टिसिपेंट। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतने छोटे कद पे जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बाइडेन साहब कॉल भी नहीं कर रहे और रशिया भी नहीं लिफ्ट करा रहा। तो ये चीजें मेरे लिए तशवीशनाक थी। मैंने सोचा था कि मैं शुरू में ये चीजें आई विल रन बाय अपने नाज़रीन को। अब मैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी क्या सोच रहा है। एक तो ये है, सितंबर 11 की एनिवर्सरी आ रही है, जो कि बाइडेन साहब सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट करेंगे उसके ऊपर कि हमने इनखला किया, हमने जंग जीत गई। आज अभी भी करेंगे, अब वो करेंगे इस तरीके से। अब अमेरिकन इस वक्त डेमोक्रेट क्या कर रहे हैं, वो नारा मारते हैं इस चीज का कि हमने दुनिया के फास्टेस्ट एवैक्यूएशन की है, हमने 1.5 लाख लोगों को एक हफ्ते में आज तक कोई नहीं निकाल सका, हमने निकाल लिया। मतलब ये है कि हमारी भागने की देखें कितनी फुर्ती है वहां पे। इस पे एग्जैजुरेट करेंगे, लोग वाकई शर्मिंदा हैं, लोग मायूस हैं, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में जो मार खाने वाला पार्टी है वो बेचारा अमेरिकन टैक्स पेयर है, जिनको $3 ट्रिलियन का टीका लग चुका है। और वो गया कहां है? वो गया हमारे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और उनके जरिए हमारे लॉबियस्ट के पास गया, और उनके से होके आगे हमारे कांग्रेसमैन और सेनेटर, उनकी कैंपेन्स वहां से चली हैं। लेकिन मार किसने खाई है? बेचारे अमेरिकन टैक्स पेयर ने है। उनकी हाईवेज भी पुरानी हो चुकी है, उनके एयरपोर्ट भी पुराने हो चुके हैं, उनकी यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल भी पुराने हैं। लेकिन पैसा सारा जो है वो इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रिकल डाउन होके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से होके पहले तो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गया, उन्होंने लॉबियस्ट को दिया, लॉबियस्ट ने आगे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स की कैंपेन को फाइनेंस किया। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था उसका। अब उसमें अगले पॉइंट में मैं चलना चाहूंगा, तीसरे पॉइंट पे, कि अमेरिका में व्हाइट हाउस ने, जो बाइडेन साहब ने शुक्र किया है कि यहाँ पे तूफान आया है। CNN आज अगर आप खोल के आप पे देखें तो अफगानिस्तान की एक भी खबर मौजूद नहीं है। पहली खबर होगी सैलाब आ चुका है, हमारे CNN के एंकर ने एक एक दरख्त को जाके कवर किया है, और दूसरी खबरें होगी कोविड के बारे में, वो भी जहां पे रिपब्लिकन गवर्नर है। तो ये वाशिंगटन डीसी के हालात ये है। अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका चाह क्या रहा है। अमेरिका वहां से तो निकला, बौखला के निकला, बल्कि ये क्लियर है कि शिकस्त खा के निकला। लेकिन अब इनको अंदर से वो रोड पड़ रहे हैं कि वहां पे वैक्यूम जो है वो चाइना फिल करेगा। अब वो वहां से कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते उसको। अब उसमें ये है, आपने ये नोट किया होगा, एक तो हमारे जनरल मैकेंजी ने मुबारकबाद दी थी, शुक्रिया अदा किया था तालिबान का कि आपने जी हमें खैर खैफी वहां से निकलने दिया। एक तो ये बात है। दूसरे इशारे ये दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि हम इसको तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है वो इशारे दे रहे हैं बल्कि कि हम तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बल्कि बिल्डिंग तो शुरू हो चुकी है, चाइना ने तो रिकंस्ट्रक्शन का ऐलान भी कर दिया है वहां पे। लेकिन अमेरिका अभी देखें 100 से 200 अमेरिकन अभी वहां पे फंसे हुए हैं। आज जो बाइडेन साहब की अगले दिन स्टेटमेंट आई है कि जल्द अज जल्द काबुल का एयरपोर्ट खुलना चाहिए, और जो दोहा में, और ये मैं आपको बताऊं कि जो एम्बेसी के लोग वहां से निकले हैं वो अमेरिका वापस नहीं गए, वो दोहा बैठे हैं, और इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी में काम चल रहा है। दे आर कंटिन्यूसली इन टच विद तालिबान। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो इसमें इस सारे सिनेरियो में जो विक्टोरियस और जिनकी सबसे ज्यादा जो अच्छे पोजीशन में है वो तालिबान है, क्योंकि पूरी दुनिया बिडिंग देगी, चाइना बिडिंग देगा, रशिया बिडिंग करेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, रिलेशनशिप पे अमेरिका बेकरार है, उनके एलाइज बेकरार हैं। अब उसमें जो चीजें इशारे नजर आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान के साथ वर्ड टेररिस्ट इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, और बल्कि यहां तक है कि फेसबुक और ट्विटर जो है वो भी तालिबान की कैंपेन में, उन्होंने भी तालिबान की मीडिया कैंपेन को ज्वाइन कर लिया है। मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्विटर और फेसबुक सस्पेंडेड है, लेकिन तालिबान मुसलसल फेसबुक और ट्वीट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर कोई पाबंदी नहीं। तो ये दो सिनेरियो थे। हम अगले अब इसके पोर्शन पे चलते हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि लिंडसी ग्रैम
उन्होंने कहा जी, है मैं कि हम सर उसमें ऐड भी कर दूं, अगर मैं आपको ये इसमें ऐड भी कर दूं, ये जो आपने अभी ये बात की, सारी बातें हमने बड़ी तफसील से जो है तज्जिया किया इनका, जो तालिबान के अकाउंट्स तो चल रहे हैं उनकी तरफ से, तो लेकिन जो आम सारिफ जो हैं, जो यूजर है, वो अगर कोई ऐसी वीडियो या इस तरह की पोस्ट कर रहा है तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है अगर वो कुछ लिखता है, लेकिन तालिबान को इजाजत है कि वो सब कुछ लिख रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा सर, ये जो लिंस्टाग्राम का है, देखिए आपने ये तो सही कहा कि जो सब तमाम कंट्रीज हैं वो ये सोच रहे हैं, लग रहा है कि वो जो है वो ताल्लुकात, लेकिन मुझे याद है कि कुछ अरसा पहले कुछ ऐसा बयान आया था जिसमें मुझे कुछ नरमी नजर आई थी, लेकिन अब तो जो बोरिस जॉनसन साहब ने जो कहा कि हम जांचेंगे पहले, हम इस तरह नहीं करेंगे, और लिंडसे ग्रैहम जो कह रहे हैं कि जो हम अमेरिका है वो अफगानिस्तान वापस जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब जब तालिबान काबिज हो गए, उनकी हुकूमत भी कायम हो गई, तो अब इसके बाद भी कुछ होगा, यहां तक होगा कि अमेरिका को दोबारा आना पड़ेगा? इसकी आलिया सिचुएशन ये बनेगी कि ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तालिबान पे कि वो अमेरिका को ठेके दें, अमेरिका के साथ आगे चलें। अब वापस जाएगा या ड्रोन के जरिए या जैसे सैटेलाइट के जरिए, तब जाएगा अगर ठेके चाइना को मिल जाते हैं तो। अगर चाइना वैक्यूम जो है अमेरिका तालिबान का अफगानिस्तान में वैक्यूम अगर रशिया और चाइना फिल करता है तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान है। तो फिर उसमें वो अपना मूड बनाएंगे वापस जाने के लिए, वो बहाने बनाएंगे, खाना जंगी की तरफ देखेंगे। जिस तरह हमारा सीआईए है, वो फिर अपनी अपनी गेम्स प्ले करेगा उस रीजन में, फिर इनस्टेबल होगा। अगर वहां पे तालिबान अच्छा कार्ड खेलते हैं और उनको साबित तौर पे सारी दुनिया को एंगेज करते हैं, तो उसके चांसेस बड़े कम हैं। लिंडसी ग्रैहम को यह भी पता होना चाहिए, रिपब्लिकन है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब 4 साल उन्होंने कोई नई शरारत, नई जंग नहीं छेड़ी थी, और वो बिलीव करते थे सैंक्शंस और एम्बार्गो से, और वो समझते थे। और बिल्कुल आजकल 21st सेंचुरी में ये टारगेट अचीव ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, और जिस तरह इकोनॉमिक आपकी करेंसी डिवैल्यू करना, आपके एम्बार्गो और सैंक्शंस लगाना, इनसे टारगेट अचीव हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहली दफा ईरान के ऊपर बड़ी सख्त सैंक्शंस लगाई थी, और उनकी इकोनॉमी और लोग वाकई वहां पे दे वर इन अ वेरी बैड शेप। तो अमेरिका वाज एबल टू अचीव देयर टारगेट्स थ्रू द सैंक्शंस एंड एम्बार्गोस। लिंडसी ग्राहम का इस वक्त जो स्टेटमेंट आना है, वो दो तरफ सिग्नल जाते हैं। एक तो ये बताना कि जो डेमोक्रेट है उनकी इनखला की पॉलिसी फेल थी, एक तो वो प्रेशर, और दूसरा तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करना कि अगर आप हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ ना चले तो देन द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी सीरियस। ओके, तो आप ये समझते हैं कि ये फिर इसका मतलब ये है कि जो सूरत हाल नजर ये आ रही है कि चाइना के डर से तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जो है वापस है, और जाहिर है जो इस वक्त सारे पस मंजर हमारे सामने, उसमें तो चाइना तो पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह आप जानते हैं कि तालिबान का ये बयान आया कि सी पैक में हमें भी शामिल किया जाए, उन्होंने चाइना से ये कहा कि हमारी तरफ भी जो है लाया जाए। तो ये बात तो, और फिर शेख रशीद साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये बड़ी खुशाइन बात है, ये भी कह दिया। तो फिर तो सर इसका मतलब है कि ये हम आगे यही देखेंगे अब? फिर तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना क्यों नहीं चाहेगा तालिबान वहां पे जाके अफगानिस्तान में जो अपनी एक कायम करना मोनोपोली। तो बिल्कुल ये उसी का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया लिंडसी ग्रैहम साहब ने इनडायरेक्टली, कि अगर चाइना वहां जाएगा, अमेरिका को बिल्कुल आप शट अप कॉल दे देंगे, तो दिस इज व्हाट हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होगा, हम शरारतों में इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर दोबारा। ये उनकी यही उसकी एक निशानी उन्होंने शुरू की है, टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन डेमोक्रेट्स, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इशारा दिया है कि वी आर स्टिल विद यू, दूसरा इशारा। तीसरा इशारा उन्होंने तालिबान को दिया है कि अगर आपने चाइना को आगे लेकर आए अमेरिकन इंटरेस्ट पे या चीजों पे, एंड दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये जिस तरह दिस इज हाउ विद इन द स्टेटमेंट्स दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। और मैं बिल्कुल यही देख रहा हूं कि अगर वहां पे ना सिर्फ अगर चाइना वहां पे आएगा, तो उनका देखें, उनका जो आगे नेक्सस चलेगा अमेरिका, इंडिया और उसके बाद रशिया। अगर रशिया को भी उसका प्रॉपर हिस्सा ना मिला तो ये तीनों मिलके फिर दोबारा अफगानिस्तान के अंदर अपनी इंटरफेरेंस शुरू करेंगे तालिबान के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए मुश्किलात का एक दौर शुरू हो जाएगा, नया दौर शुरू हो जाएगा। तो साहिब साहब, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, फर्ज करें हम थोड़ा सा मजीद जरा आगे जाके देख लेते हैं, हम कहते हैं मफरूजों पे भी तो जाहिर बात की जा सकती है कि जो नजर आ रहा है आगे चल के, कि अगर इस तरह होता है जो आपने एक कहा, जिस तरीके से एक लॉबी एक तरफ और दूसरी, तो इस सूरत में पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है और चाइना वो एक तरफ और वो तरफ, तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो है बजाय इसके कि अमन कायम होने के, कोई बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि मिसट्रस्ट भी हो सकता है आगे जाके, मिसट्रस्ट भी हो सकता है, आप ये समझते हैं?
देखें, अनरेस्ट हो सकता है। इस सवाल के जवाब में आलिया मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जरूर याद रखें कि तालिबान एक पार्टी, एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ ग्रुपों का नाम है। जिस तरीके से आज वहां पे डिले हो रही है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के, इसके पीछे भी यही एक रूमर्स चल रहे हैं कि उनके अंदर जो है अंदर खवातीन को कैबिनेट में पोजीशन देना और मुख्तलिफ ग्रुपों को रिप्रेजेंटेशन देना, ये एक वजह है। ये अब देखें, अब इससे दुनिया क्या देख रही है कि तालिबान के अंदर भी एक इंतशार है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान क्या है। इसकी पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें तो करप्शन जो है वहां पे, मेरे ख्याल में एक नंबर 1 चैलेंज फ्यूचर में आएगा कि वहां जिस तरीके से फॉरेन एड को लूटा गया, अफगानिस्तान की चीजों को लूटा गया, तो स्लोली ग्रेजुअली इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द कल्चर। तो उसमें अगर तालिबान इस चीज को कंट्रोल, करप्शन को ना कर पाए, तो आगे अफगानिस्तान के लिए जो है वो रास्ते बड़े मुश्किल और कठिन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक। अच्छा, ज़रा आते हैं, ये पंशेरवादी पंशेर की बात जो उसमें कहा ये जा रहा है, अभी तक तमाम जो ऐलानात, अब उन्होंने तो कह दिया तालिबान ने कि उसके ऊपर उनका कब्जा हो चुका है, बड़ी शदीद घमसान की लड़ाई, इसके ऊपर बड़े इल्जामात भी लगाए गए पाकिस्तान पर कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन के जरिए बमबारी की गई, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो बयानात आए हैं DGI इस पर सबके, उन्होंने कहा जी इंडिया का जो है वो प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ जो है हमें देखने को मिलता रहा। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं कि अब क्या पंशेर की वादी पर भी तालिबान का कब्जा हो गया, तो एक आखिरी जगह जो थी वो भी उन्होंने जो है उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं? मेरे ख्याल में पंशेर एक तो अगर उसका जियोग्राफिक लोकेशन आप देखें तो वो एक छोटी सी वैली है और उसकी सिर्फ पहाड़ों, उसका सबसे बड़ा डिफेंस पहाड़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तालिबान के पास जो 180 बिलियन 185 बिलियन का जो असला आया है, तो पंशेर का तो ये रिटर्न था कि ज्यादा अरसा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अब जिस तरीके से तालिबान ने अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके, बल्कि ब्लैक हाक जो है वो भी लेकर उन्होंने अटैक किया, और उस पर तो ये अंडरस्टूड था, उनको सपोर्ट पीछे से कुछ लोग कर रहे थे, कुछ ईस्टर्न कंट्रीज कर रहे थे, दरपर्दा रशिया भी और दरपर्दा इंडिया भी चाहता था कि वहां पे तालिबान की एक मुखालफत का ग्रुप वहां पे रहे, जिंदा रहे और तालिबान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। लेकिन ये चीजें मुश्किल थी, एक तो बहुत छोटा सा एरिया है और वो उनका अगर घेराव कर लिया जाए तो बाहर से उनकी जो इमदाद या चीजें आना बड़ा मुश्किल हो जाती वहां पे। ये तो होना था, लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि जो अहमद मसूद साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने जंग बंद करके तो टाक करनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल में तालिबान की फतह हमले के या बंदूक के जोर से नहीं हुई है, उन्होंने रिलीजियस ग्रुप्स को वहां पे इन्वॉल्व किया है और उन्होंने कहा है कि हम टेबल पर बैठ के बातें करते हैं। मेरे ख्याल से, मैं मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से ये मैं देखता रहा हूं कि पिछले दिनों पे वहां पे हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशानी का जो मूजब बन रहा है, एक तो वो अहमद मसूद साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें एक त्यारा जो है उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि दिस इज पाकिस्तानी F-16 हैज बीन शॉट डाउन, लेकिन उस पे तरदीद आई है कि दिस वाज अ फेक पिक्चर। लेकिन पाकिस्तान मुखालफ जो कुव्वतें हैं उन्होंने उस ट्वीट को इस्तेमाल किया है और उन्होंने बिल्कुल इस वक्त मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे रॉन्ग प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के ड्रोन्स वहां इस्तेमाल हुए हैं, पाकिस्तान ने वहां पे तालिबान को एयर सपोर्ट दी है। लेकिन यहाँ पे फिर अगेन मैं जिस तरह पहले आपको अर्ज करता रहा हूं कि हमारी पाकिस्तान के मीडिया कैंपेन कहीं भी कामयाब नहीं हो रही। जिस तरीके से ना अगर खान साहब को अच्छा बयान दें तो उसकी कोई पेजराई नहीं है, हमारा मीडिया जो है वो अलग पेज पे है। इस वक्त जो मीडिया के खिलाफ कानून साजी जो की जा रही है उसकी वजह से मीडिया पाकिस्तान का इमरान खान साहब के साथ नहीं है।